एडजॉर्प्शन होता है हाइड्रोजन का किसके ऊपर? हम लोग किसी भी मेटल को, जैसे मान लो हमने निकल ले लिया, अब निकल के ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस डाल दी, तो ये क्या होती है, हाइड्रोजन गैस इसके सरफेस पे इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, सरफेस पे आ जाते हैं इसके मॉलिक्यूल्स और अटैच हो जाते हैं। अब ये जो प्रोसेस होता है हाइड्रोजन गैस का मेटेलिक सरफेस पे एड्जॉर्ब होना, दैट इज कॉल्ड ऑक्लूजन। मतलब एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और यू कैन से एड्जॉर्प्शन of a gas at solid surface is called occlusion। क्लियर है इतनी बात? अब ये जो ऑक्लूजन का प्रोसेस होता है, अगर हम लोग प्रेशर लगाते हैं, इस गैस के ऊपर प्रेशर लगाओगे आप, तब तो ये ऑक्लूजन का प्रोसेस बढ़ता है। अगर आप और अधिक प्रेशर लगा दो, प्रेशर अप्लाई कर दो, प्रेशर अप्लाई करने का मतलब क्या है, इसके ऊपर और प्रेशर लगा दिया आपने, है ना, एक्स्ट्रा प्रेशर, तो प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो ऑक्लूजन बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब और गैस इस पर एड्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन दूसरी एक कंडीशन है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो सिस्टम का, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मॉलिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना, तो एड्जॉर्प्शन का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल्स आके यहाँ पे अटैच हो रहे हैं सरफेस पे। अब जब आप टेम्परेचर इनका बढ़ा दोगे, तो इन मॉलिक्यूल्स का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये निकलने लगेंगे। अभी तो एड्जॉर्ब हो रहे थे, अब क्या होगा, बाहर जाने लगेंगे। एड्जॉर्प्शन का रिवर्स हो जाएगा। एड्जॉर्प्शन का रिवर्स होता है डीजॉर्प्शन। एक बार जो एड्जॉर्ब हो रहा है सरफेस पे और एक बार सरफेस से अगर निकलने लगे, तो उस प्रोसेस को डीजॉर्प्शन बोलते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन कम होगा, या आप कह सकते हो कि जिसको आप ऑक्लूजन बोल रहे हो, ऑक्लूजन कम होगा, क्योंकि गैसेस फिर निकलने लगेंगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी बाहर। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो ऑक्लूजन इंक्रीज करता है। क्लियर है बात इतनी? अब ये जो हाइड्रोजन गैस आप एड्जॉर्ब कराते हो, ये बहुत सारी जगहों पे काम आती है, बहुत सारे प्रोसेसेस में ये काम आ जाती है, और बहुत अच्छे उसकी तरह काम करता है, ये कैटलिस्ट की तरह। हाइड्रोजन ऑन मेटल सरफेस कैसे काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। हाइड्रोजन ये जो मेटल सरफेस पे होती है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है। हाँ, और जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, उसके ऊपर ये हाइड्रोजन जा कर के ऐड हो जाती है। निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, कोई भी मेटल ले सकते हो आप, इस पे हाइड्रोजन जा कर के ऐड हो जाती है, और ये डबल बॉन्ड वाले को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देती है। ये आपका एल्कीन है। अभी आप पढ़ भी रहे हो, नॉमेनक्लेचर में डबल बॉन्ड का कंपाउंड है, ये एल्केन में कन्वर्ट कर देती है। क्लियर है बात? यही सेम टू सेम प्रोसेस अगर आप यहाँ पे देखें, अनसेचुरेटेड फैट होता है जिसको ऑयल भी बोलते हैं, वो सेचुरेटेड फैट में कन्वर्ट होता है वनस्पति घी में। अनसेचुरेटेड फैट का मतलब डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा, और सेचुरेटेड फैट का मतलब सिंगल बॉन्ड वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक। पहले के ज़माने में आप लोगों ने शायद सुना नहीं हो, हम लोग जब बचपन में थे, अभी रिफाइंड ऑयल आता है ना, तो घरों में जैसे जब प्योर घी नहीं यूज़ करना होता था, एक्सपेंसिव आता था, तो उस समय लोग एक कुछ ब्रांड आते थे, डालडा, सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना होगा। हाँ, ये बहुत पहले की बातें हैं। तो उस समय आता था, उसको भी घी लोग बोलते थे, है ना, एग्जैक्टली वो घी नहीं होता था, वो ऑयल का एक फॉर्म होता था, तो उसको वनस्पति घी बोलते थे, है ना। उसके पैकेट या जो भी उसका बॉक्स आता था, उस पर ये लिखा होता था वनस्पति घी।
ठीक। तो वो बनाया कैसे जाता है, हाइड्रोजन एड्जॉर्ब कराई जाती है निकल पे और फिर उसका अनसेचुरेटेड फैट से रिएक्शन कराते हैं तो वो वनस्पति ऑयल वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। अब ये जैसे कॉपर के ऑक्साइड हैं, आयरन के ऑक्साइड हैं, इनको भी रिड्यूस करने के काम आती है हाइड्रोजन। कैसे कैसे काम करती है अगर हम बात करें तो कॉपर का ऑक्साइड यहाँ पे रिडक्शन कैसे हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोग पढ़ ही चुके हैं, हमें मालूम है। तो इस रिएक्शन में हम समझ सकते हैं कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे रिडक्शन हो रहा है। कॉपर का ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, H2O बना दे रहा है और कॉपर अलग कर दे रहा है। तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड से क्या निकल गया, ऑक्सीजन निकल गई, देख पा रहे हैं। और हाइड्रोजन में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, आपको पता है। और अगर किसी से ऑक्सीजन निकलता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन। अब कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और कौन कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है। तो हाइड्रोजन कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्लियर है। यही आपका आयरन ऑक्साइड वाले में भी Fe3O4 हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और Fe अलग कर देता है और H2O अलग हो जाता है। ठीक है। तो इसमें भी यही है, आयरन ऑक्साइड से आयरन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, आयरन बन गया। तो ऑक्सीजन का निकलना होता है क्या, रिडक्शन। और रिडक्शन जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्लियर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये और भी जगहों पे काम आता है, जैसे कि सिंथेटिक पेट्रोल हमें बनाना है। ठीक है। पेट्रोल तो हम निकालते हैं कोल और उससे बनाते हैं, लेकिन अगर इसको हमको बनाना हो सिंथेटिक फॉर्म में तो हम सिंथेटिक लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं इसको। उसमें क्या यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन गैस को। डल सकता है ना। सिंथेटिक का मतलब है कि आपको उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स को यूज़ करके बनाया गया है ना। पेट्रोल का मतलब ही है कि फ्यूल की तरह यूज़ करना है आपको। नॉर्मल से सस्ता होगा, क्यों। जरूरी, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती है। देखो कॉस्टिंग कैसे आती है, कॉस्ट की अगर बात करो तो एक तो होता है किसी चीज़ को बनाने के जो इंग्रेडिएंट हैं या जो रिएक्टेंट है, केमिस्ट्री की भाषा में अगर बोलो तो रिएक्टेंट जो हैं अगर वो चीप हो, ठीक है, तो वो सस्ता पड़ सकता है। ठीक है, उसकी लो कॉस्ट आ सकती है। दूसरा, उसकी प्रोसेस के ऊपर भी तो डिपेंड करता है। मान लो जो प्रोसेस कर रहे हैं उसकी जो मशीन है या उसके लिए कोई ऐसा एटमॉस्फेयर है, कोई चीज़ है जो आप क्रिएट करनी पड़ती है, अगर वो चीप है तब तो वो सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन अगर कुछ इसमें से महंगा हो गया बहुत ज़्यादा तो वो क्या हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है। क्लियर है बात। तो क्योंकि किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में दो ही कॉस्ट बहुत काम करते हैं ना, एक तो आपका इंग्रेडिएंट अगर महंगे हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर आपका उसमें कोई ऐसी मशीनरी या कोई ऐसा प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं जो एक्सपेंसिव है तो वो हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। कुछ टॉर्च आते हैं, कुछ ऐसे टॉर्चेस आते हैं जिससे कि बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले, जैसे क्वार्ट्ज हो गया, प्लैटिनम हो गया, इनको हम लोग मेल्ट करते हैं। ठीक है, वेल्डिंग में भी यूज़ किया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि वेल्डिंग में कौन सा यूज़ करते हैं, तो आप बताओगे ऑक्सी एटॉमिक हाइड्रोजन फ्लेम प्रोड्यूसेस अ टेम्परेचर ऑफ 4000। देखो कितना भारी टेम्परेचर है, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ये क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि बहुत मेल्टिंग पॉइंट वाली चीज़ें भी मेल्ट हो जाती हैं। तो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम में भी इसको यूज़ किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन इससे आया हुआ है मेंस में।
सन का टेम्परेचर बताओ, और लोग बताओ भाई। काउंट नहीं किया गया? कुछ तो अप्रॉक्स बताया, कुछ तो अप्रॉक्स बताया होगा। फिजिक्स में जब हम लोग केपलर्स लॉ पढ़ते हैं, केपलर्स लॉ सुना है आप लोगों ने? कब पढ़ोगे? ग्रेविटेशन पढ़ लिया? तो नाइन्थ में ही पढ़ा होगा आपने केपलर्स लॉ। 11th में कहाँ पढ़ोगे, नाइन्थ में पढ़ा होगा। अराउंड 6000 लिख देते हैं, राउंड राउंड। ठीक है, 6000 केल्विन। कितना ज़्यादा है टेम्परेचर, देख रहे हो? हाँ, तो ये तो वो उसके करने के लिए है ना आपका, बहुत जिसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है उनके लिए ये एटॉमिक हाइड्रोजन फ्लेम प्रोड्यूस किया जाएगा। सबके लिए थोड़ी ना, कोई चीज़ आपकी बहुत हल्के उससे काम हो जाएगा तो वहाँ पे थोड़ी ना वो करेंगे। जैसे बोलते नहीं है, सुई की ज़रूरत है तो तलवार की क्या मतलब, लेके थोड़ी आ जाएंगे, है ना। इसके बाद हाइड्रोजन के डिफरेंट फॉर्म्स की बात की जा रही है। जैसे एक फॉर्म है जिसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन को बोलते हैं न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन। ठीक है, इसको इन जनरली ऐसे दिखाते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन को कहीं पे भी दिखाना है तो ऐसे ब्रैकेट में, वो भी ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट में दिखाते हैं। ये बहुत एक्टिव होती है, तो अगर बहुत एक्टिव है तो इसका मतलब आपको पता है ये क्या होगी, शॉर्ट लिव्ड होगी, किसी न किसी से फटाफट से रिएक्ट करेगी। ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद क्या करेगी, बाकी चीज़ों को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है ना हाइड्रोजन। तो कहाँ कहाँ काम करती है देखिए, अगर बात किया जाए तो जिंक और H2SO4 की जो रिएक्शन हमने बताई थी आपको लैब मेथड, उस मेथड से ये जो हाइड्रोजन बनेगी वो नेसेंट हाइड्रोजन बन जाएगी। और इस नेसेंट हाइड्रोजन को अगर हमें यूज़ करना है तो हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे FeCl3 येलो कलर का सोल्यूशन होता है, इसके साथ अगर इस हाइड्रोजन को ट्रीट कर दिया जाए तो ये FeCl3 को FeCl2 में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का +2 हो जाता है। आपको पता है अगर +3 से +2 पे कोई चीज़ जा रही है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करती है तो किसी चीज़ का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसका मतलब ये FeCl3 का रिडक्शन कर देता है। ठीक है, FeCl3 येलो कलर का था और FeCl2 का कलर होता है कलरलेस होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है इसी को क्वेश्चन फॉर्म में बना करके कि अगर आप हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन को यूज़ कर रहे हो और FeCl3 का येलो सोल्यूशन है वो डीकलराइज हो जाता है, उसका कलर चला जाता है, तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वो किस कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, FeCl2। क्लियर। फिर KMnO4 से अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा दी जाए तो KMnO4 के वॉयलेट कलर, ये KMnO4 वॉयलेट कलर का सोल्यूशन होता है, इसको भी ये क्या कर देता है, डी कलराइज कर देता है। K2SO4 बन जाएगा, MnSO4 बन जाएगा, ये सब वाइट कलर के होते हैं, कलरलेस। फिर अगर हम K2Cr2O7 ले, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ये होता है ऑरेंज कलर का। जब इससे नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्ट करती है तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, सॉरी परमैंगनेट तो KMnO4 था, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। Cr2O7 कहीं पे भी दिखे तो इसका मतलब उसको बोलेंगे हम डाइक्रोमेट। तो इस डाइक्रोमेट को क्रोमियम का सॉल्ट बनाती है, क्रोमियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, और क्रोमियम सल्फेट होता है ग्रीन कलर का। ये क्रोमियम सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, तो ये सोल्यूशन को ग्रीन कर देता है। क्लियर है बात। कहीं पे भी कलर वाले सॉल्ट हैं तो उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यहाँ पे वही बात बताई जा रही है, ऑक्लूजन के बारे में बताया जा रहा है। ऑक्लूजन डिक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। क्यों? क्योंकि ये गैस अगर एड्जॉर्ब हो गई है इस पे, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स,
और ये आपका निकल का सॉलिड का सरफेस है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाया तो के भी बढ़ जाएगा, के बढ़ गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की, और वेलोसिटी बढ़ गई तो मॉलिक्यूल्स निकलना स्टार्ट कर देंगे ना, स्केप करेंगे, और स्केप करेंगे तो ऑक्लूजन का अपोजिट होने लगेगा, ऑक्लूजन अपने आप डिक्रीज करेगा। बात समझ आती है? प्रेशर बढ़ाओगे तो ऑक्लूजन बढ़ेगा। इसके हाँ, क्या जगह नहीं हो निकलने की? तो देखो, तो फिर रिवर्स होने लगेगा। रिवर्स भी हो सकता है। देखो, जो ये हम लोग बोलते हैं ना एडजॉर्प्शन, 12th में इसको ये चैप्टर डिटेल में है। नहीं, एब्जॉर्प्शन में जाता है, बी में जाता है, डीजॉर्प्शन होता है। ठीक है, दो प्रोसेस है। जैसे ये मान लो हमने बोला निकल का सरफेस है, इस पे हाइड्रोजन आकर के चिपक गई है ना, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स सरफेस पे, तो इसको बोला एडजॉर्प्शन। ठीक। और दूसरा प्रोसेस हुआ निकल के सरफेस से जब टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो ये निकलने लगे, बाहर जाने लगे हाइड्रोजन। जो एडजॉर्प्शन हुआ था वही मॉलिक्यूल्स अब बाहर निकलने लगे। ठीक, तो इसको डीजॉर्प्शन बोलते हैं। हाँ, उसको हमने बोला था क्योंकि वो गैस थी, सॉलिड सरफेस पे हो रही थी एड्जॉर्ब, इसलिए उसको हम बोलते थे ऑक्लूजन। ठीक है। हाँ, यहाँ एड्जॉर्प्शन ही है, ऑक्लूजन। हाँ, एब्जॉर्प्शन में अंदर चला जाता है, बल्क फिनोमेनन होती है। तो ये जो एड्जॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन है ना, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों आपके होते हैं रिवर्स फिन, मतलब ऐसा नहीं होता है कि एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो डीजॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक, जैसे मान लो किसी सरफेस पे कोई चीज़ एड्जॉर्ब हो रही है ना, तो थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ निकलती भी रहेगी, मतलब एड्जॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन दोनों होते रहते हैं, होते दोनों हैं। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको हम बोल देते हैं, मान लो कि इस 1 सेकेंड में 100 मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो जा रहे हैं। ठीक है, और उसी 1 सेकेंड में हम देखते हैं कि 2 मॉलिक्यूल डिजॉर्ब हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहे हैं। तो अब 100 के कंपैरिजन में 2 बहुत छोटा हो गया ना, तो इफेक्टिवली हम बोल देते कि एड्जॉर्प्शन हो रहा है, बट होते दोनों प्रोसेस साथ साथ होते रहते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है। जैसे मान लो कभी होता है, कभी किसी इंसान में आप अगर उसके ऊपर फेथ करते हो तो आपको उसकी अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखती हैं, फिर बुरी चीज़ें सप्रेस हो जाती, दिखना कम हो जाती है। और किसी के ऊपर आपका फेथ ख़त्म हो जाए तो आपको फिर उसकी ख़राब चीज़ें ही दिखती हैं, अच्छी चीज़ें पर ध्यान नहीं जाता आपका। पर ऐसा नहीं है, हर इंसान एक कंप्लीट पैकेज होता है। पैकेज का मतलब उसमें अच्छी चीज़ें भी होती हैं। कोई बहुत भी बुरा इंसान देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ठीक है। तो एटॉमिक हाइड्रोजन की बात करें तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हाइड्रोजन गैस हमारे पास है, उसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करा दी जाए तो वो एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है, और बहुत अच्छा इससे एनर्जी निकलती है। हीट आपकी क्या होती है, तो प्रोड्यूस होगी, हीट आपको देनी पड़ेगी तब ये ब्रेक होगा। और एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत हाई रिएक्टिव होती है, हाई रिएक्टिव होती है। इसका जो लाइफ पीरियड है, लाइफ पीरियड का मतलब कितने टाइम तक ये रह सकती है एटॉमिक फॉर्म में, फिर से ये किसी से किसी में कन्वर्ट नहीं होगी, तो बहुत ही लाइफ पीरियड इसका बहुत छोटा है। बोल रहे हैं कि ओनली 1/3 ऑफ 1 सेकेंड, यानी कि 1/3 सेकेंड का इसका लाइफ पीरियड है। 1/3 सेकेंड तक ये एटॉमिक हाइड्रोजन रहेगी, फिर ये किसी न किसी से रिएक्ट कर जाएगी या मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बन जाएगी। This form of hydrogen is very very reactive as it has excited state of hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम की एक्साइटेड स्टेट ये होती है, इसीलिए ये बहुत रिएक्टिव होती है।
क्लियर है। उसके बाद दो चीज़ें और बताई गई हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में, कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम दो फॉर्म और बोल सकते हैं, एक को बोलते हैं ऑर्थो और एक को बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन। अब ऑर्थो और पैरा क्या है, देखो हाइड्रोजन अगर मॉलिक्यूल है तो एक हाइड्रोजन होगा एटम और उसके साथ दूसरा हाइड्रोजन एटम, इस तरीके से शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे, यही ओवरलैपिंग हमने यही तो पढ़ा है, ठीक। अब एक मॉलिक्यूल ये है, इसका एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। अब जो एटम होते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस, दो चीज़ें ही तो होती हैं, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा किस बेसिस पे बोला गया है, दोनों जो हाइड्रोजन एटम है ना, जो H2 में दो हाइड्रोजन होंगे, तो बोथ हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियस, इन दोनों के न्यूक्लियस को देखो अगर आप, अगर इनका स्पिन सेम है, स्पिन का मतलब होता है कि ये जो होते हैं आपके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं वो भी अपनी एक्सिस पे घूमते हैं, ठीक है। तो एक्सिस पे जब घूमते हैं तो उसी को हम बोलते हैं स्पिन करना, ठीक है, स्पिनिंग बोलते हैं। तो अगर दोनों हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस स्पिन करते हैं सेम डायरेक्शन में तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। और दोनों के न्यूक्लियस अगर अपोजिट होते हैं, अपोजिट स्पिन ऑफ बोथ हाइड्रोजन एटम्स न्यूक्लियस, तो उसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन। क्लियर हुई बात। ये देखो डायग्राम बनाया गया है, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इधर इधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मूवमेंट पी दिखाया गया, पी का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। तो एक तरफ एक हाइड्रोजन एटम का इस तरफ है, इसको बोलेंगे, देखिए अगर इसको देखो तो क्लॉकवाइज में है दोनों, भाई ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है और ये वाला भी क्लॉकवाइज ही जा रहा है, तो एक ही सेम डायरेक्शन में हो गया न्यूक्लियस, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो। और अगर डिफरेंट डिफरेंट जाएं, जैसे कि एक जा रहा है आपका ये वाला जो प्रोटॉन है ये आपका क्लॉकवाइज है और ये वाला देखो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर एक का स्पिन क्लॉकवाइज और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, तब उसको बोलते हैं हम लोग पैरा हाइड्रोजन। क्लियर है बात। और ऑर्थो पैरा किसके लिए डिफाइन किया गया, एटम के लिए नहीं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, H2 मॉलिक्यूल के। अब जैसे बताया गया है कि रूम टेम्परेचर पे अगर आप हाइड्रोजन गैस लेते हो, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमारे पास है, तो उसमें कितना ऑर्थो होगा और कितना पैरा होगा। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि 75% ऑर्थो और 25% पैरा होता है, ठीक है। इसका मतलब 3:1 का रेशियो दिखाई दे रहा है आपको रूम टेम्परेचर पे, मतलब अप्रॉक्सी 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं रूम टेम्परेचर। और अगर टेम्परेचर आप लो करोगे तो पैरा बढ़ता जाता है। कौन बढ़ेगा, पैरा। वो इलेक्ट्रॉन स्पिन में लगता है, ये तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन नहीं है, यहाँ पे प्रोटॉन का स्पिन है। प्रोटॉन भी तो अपनी एक्सिस पे घूम रहे, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट की अगर बात करो तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्थो पैरा की अगर बात करो तो इसमें देखो आपका प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट होगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट दोनों अपोजिट हो जाएंगे तो कैंसिल कर देंगे, जैसे डाइपोल मोमेंट होता है, कैंसिल ईच अदर। और अगर कैंसिल कर देंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर है बात। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पैरा इज ज़ीरो वाइल ऑर्थो हैज़ ट्वाइस दैट ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन जितना प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि दोनों प्रोटॉन का ऐड हो जाएगा ना, एक ही डायरेक्शन है तो इसके भी प्रोटॉन इसके भी प्रोटॉन एक ही डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएंगे, जैसे वेक्टर्स ऐड हो जाते हैं एक ही डायरेक्शन के।
ठीक। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम बात करते हैं हाइड्राइड की। हाइड्राइड का मतलब होता है कि किसी के साथ भी जो हाइड्रोजन कंपाउंड बनाता है, मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, या आपका सेमी मेटल के साथ, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्राइड। ठीक है। अब जैसे ये एक केमिकल रिएक्शन है, ये शुरू में दिया हुआ है, मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, जैसे सोडियम के साथ, कैल्शियम के साथ, बेरिलियम के साथ नहीं रिएक्शन कर रहा, सोडियम के साथ सोडियम हाइड्राइड बना रहा है, कैल्शियम के साथ कैल्शियम हाइड्राइड बना रहा है, जिसका एक स्पेशल नेम हमने क्या बताया था, हाइड्रोलिथ। ठीक है। और ये जो हाइड्राइड बन रहे हैं सोडियम पोटेशियम, अरे पोटेशियम के, कैल्शियम के, सोडियम के, इनके जो हाइड्राइड बन रहे हैं, इनमें हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो याद रखेंगे, इस पे भी क्वेश्चन बना देते हैं अक्सर करके, -1। ठीक है। इसके बाद जब नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल से ये HX बनाता है। अगर हेलोजन है, मान लो H2 है, तो F2 से रिएक्ट करेगा तो HF बना देगा। ठीक है। H2Cl2 से अगर रिएक्ट करेगा, ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ये वाला सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये HCl बना देता है। ये डार्क में होता है HF वाला। ठीक है। ब्रोमीन भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो HBr बना देता है। ऐसे ही आयोडीन भी रिएक्ट करता है तो HI बना देता है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। जैसे S ब्लॉक है आपका, हाइड्रोजन है, इसमें समझते जाओ और नोट से आप उसको करते जाओ, रिएक्शन है तो उसको याद करते जाओ, ऐसे ही करना होता है इन चैप्टर्स को। अब हाइड्राइड की बात हो रही है तो हाइड्राइड का मतलब क्या है, हाइड्राइड का मतलब है कि मेटल ले लो या कोई नॉन मेटल ले लो, वो हाइड्रोजन के साथ अगर कोई कंपाउंड बनाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्राइड। ठीक है। अब ये हाइड्राइड किसके किसके साथ बनते हैं और कितने तरीके के होते हैं, याद रखेंगे। अगर फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड होकर हाइड्राइड बनाता है तो उनको हम बोलते हैं आयनिक या सेलाइन। ठीक है। मतलब वो कैसे होते हैं, उसमें आयंस बनते हैं फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट के साथ। जैसे फर्स्ट ग्रुप का लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सेकेंड ग्रुप का मैग्नीशियम है, ये फर्स्ट ग्रुप के हैं, ये सेकेंड ग्रुप का। तो ये कैसे होंगे सारे के सारे, ये होंगे आपके आयनिक। आयनिक का मतलब ये बनेंगे कैसे, Li+H-, Na+H-, K+H-, Mg+2 2H-, Ca+2 2H-। क्लियर हुई बात। और यहाँ पे एक नीचे लाइन लिखी हुई है, कैल्शियम हाइड्राइड इज रिच सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। मतलब क्या होगा, अगर आप इसको लेते हो और इसको हीट अप कर दो तो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर देगा। मतलब ये एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है ना, और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए ये हाइड्रोजन जाके किसी से कंबाइन कर जाएगी तो उसको रिड्यूस कर देगी। क्लियर। इसके बाद ये तो आयनिक बनते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के साथ। हाँ जी, टाइम हो गया। अच्छा, हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के, इनके साथ तो आयनिक बनेगा। दूसरा बनता है कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड बनते हैं आपके लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव नॉन मेटल्स के साथ, जैसे बी हो गया, सिलिकन हो गया, ये सब आपके सिलिकन जैसे कि है, तो ये किस में आता है, बोरॉन सिलिकन। आपका इसको सेमी मेटल बोलते हैं या मेटलॉइड बोलते हैं। इसको लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव बोला है ना भाई। सेमी मेटल या मेटलॉइड के क्या कैरेक्टर होते हैं, ना तो प्योर मेटेलिक कैरेक्टर होता है ना प्योर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है। तो इनके साथ जो हाइड्राइड बनेंगे वो बनेंगे कोवेलेंट।
ठीक है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे SiH4 का अगर बॉन्डिंग देखो तो इस तरीके का होगा, आयंस नहीं बनेंगे, इस तरीके से बनेगा। B2S6 को अगर देखो तो B2S6 में एक विशेष तरीके का बॉन्डिंग होता है। B2S6 जो होता है इसमें एक स्पेशल तरीके की बॉन्डिंग होती है। बोरॉन के पास 3 होते हैं और इसमें एक स्पेशल तरीके की बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे बनती है। इसको हम लोग बोलते हैं बनाना बॉन्डिंग। और ये जो हाइड्रोजन होते हैं इनको हम बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन। इनको अगर देखो तो बोरॉन बोरॉन को जोड़ रहे हैं ना बीच में, 3 एलिमेंट के बीच में बन रहा है ये। इन जनरली बॉन्ड कैसे बनते हैं, 2 एलिमेंट के बीच में। ये देखो, ये इसके बीच में, ये इसके बीच में, ये इसके बीच में, ये 2 एलिमेंट्स के बीच में बनते हैं। इस हाइड्रोजन को अगर देखो तो इससे भी जुड़ रहा है, इससे भी जुड़ रहा है, तो इसको ब्रिज हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो कोवेलेंट नेचर के बनते हैं इनके साथ। क्या नेम, क्या नेम? नहीं, बनाना बॉन्ड बोलते हैं, ब्रिज बॉन्डिंग बोलते हैं, ब्रिज बॉन्डिंग होती है इसमें। ठीक है, और इसको ये जो कंपाउंड है, ये जो B2S6 कंपाउंड है, इसको डाइबोरेन नाम देते हैं, इस कंपाउंड का नाम। ठीक है, एक और इसका स्पेशल नेम होता है, वो जब B2S6 पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, P ब्लॉक में आएगा भी। ठीक, इसके बाद एक और तरीके के बनते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है कि जैसे मान लो 4 चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है ना, और इनके बीच में कोई खाली गैप हो, उस गैप में अगर कोई आ जाता है, ठीक है, और इनके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल। तो हाइड्रोजन और ट्रांजिशन मेटल के बीच में बनता है, क्या याद रखेंगे, हाइड्रोजन और ट्रांजिशन मेटल से इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनते हैं। इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन और इनके बीच में आ जाता है आपका ये, जैसे मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरीके से हैं, अटैच है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका टाइटेनियम, टाइटेनियम आपका है ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, और इसके साथ एक और टर्म लिखा हुआ है, इसको बोल रहे हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड। नॉन स्टाइकोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, देखो बात थोड़ी सी समझ लो। जैसे मान लो हम बोल रहे हैं कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक। नॉन स्टाइकोमेट्रिक और स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड का डिफरेंस समझ लो। स्टाइकोमेट्रिक का मतलब है कि दोनों चीज़ें होल नंबर में हैं। जैसे मान लो इसके एक मॉलिक्यूल की बात करो तो कैल्शियम का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम है, देख पा रहे हो आप? ठीक है, तो अगर एटम एटम का रेशियो देखो तो 1:2 का रेशियो है। क्लियर? ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे Ti और H2 का रेशियो दे रहा है, देखो टाइटेनियम और H2 का रेशियो दे रहे हैं 1:1.67। इसका मतलब अगर टाइटेनियम का 1 एटम है तो हाइड्रोजन के कितने एटम है, 1.67 एटम। मतलब होल नंबर में नहीं आता है, जो कॉम्बिनेशन होता है एटम्स का वो क्या होता है, होल नंबर में नहीं होता है। तो ऐसे कंपाउंड को, या जो हाइड्राइड की बात हो रही है, ऐसे हाइड्राइड को हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। क्लियर? जहाँ पे एलिमेंट के एटम्स का रेशियो, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, वो आपका होल नंबर में नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ 1 है तो 1.67, कहीं पे मान लो 0.57 कोई है और कोई चीज़ 1 है, तो ये आपका होल नंबर में नहीं आया, तब इस तरीके को बोलते हैं हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। तो जो ये ट्रांजिशन मेटल बीच में आ जाएगा, बीच की साइड में आ जाएगा, तो कौन से कंपाउंड क्रिएट करेगा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक। क्लियर? अभी आपकी क्लास की लास्ट स्लाइड है आज की। अब हाइड्रोजन के आइसोटोप बताए थे आपको, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम,
इसको P से डिनोट कर सकते हैं, इसको S से डिनोट कर सकते हैं, इसको D से, इसको T से डिनोट कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन अभी मेंस में आया था कि ये जो आपका प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइशियम है, तीनों में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कितने होते हैं, टोटल न्यूट्रॉन पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो तो 1H1 है, तो प्रोटॉन तो 1 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गए, न्यूट्रॉन यहाँ पे 0 है, क्योंकि न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, A-Z करके निकालते हैं, ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को माइनस करके, तो 0 आ गया। यहाँ पे 1H2 में ड्यूटेरियम में अगर देखो तो न्यूट्रॉन 1 आ गया, 1H3 में देखोगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो अब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालने हैं ऑल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में, तो निकाल लेंगे। टोटल मतलब तीनों के लिए बोल रहा है, तो 0 + 1 + 2 कर दीजिए, 3 आ जाएगा आंसर। अब एबेंडेंस की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा अगर हाइड्रोजन की बात करो तो सबसे ज़्यादा 99% ये वाला पाया जाता है। फिर उस हाँ, नॉर्मल हाइड्रोजन, जब हम इसीलिए जब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हम 1H1 की ही बात करते हैं, प्रोटियम को ही बोलते हैं। अगर आपको इसकी बात करनी है या इसकी बात करनी है तो या तो ड्यूटेरियम बोलो या ट्राइशियम बोलो या हैवी हाइड्रोजन बोलो, इसको हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं। इसका परसेंटेज 0.01% होता है। और ये तीसरा वाला जो है ये तो रेडियो एक्टिव होता है, मतलब ये कन्वर्ट होता रहता है इधर उधर दूसरी चीज़ों में, तो इससे रेज निकलती रहती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, रेडियो एक्टिव होता है। इसको अगर देखो तो इसका परसेंटेज बहुत ही कम होता है, परसेंटेज में देखो 10⁻⁻15% दिया हुआ है। इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे कितने ज़ीरो लगाओगे, 15 ज़ीरो लगाओगे क्या या 14, 15 ज़ीरो लगाओगे, इतना कम परसेंटेज होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास बात थी नहीं, कुछ थी क्या? अब आगे हम लोग करते हैं नेक्स्ट उसमें कल। हाँ, टेस्ट होगा ना आपका।